स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज जो क्लास है वो सिंक्रोफेजर टेक्नोलॉजी की ही है। और लास्ट क्लास में हमने कुछ सिग्नल मॉडल्स के बारे में बात करी थी। तो उन सिग्नल मॉडल्स का एक अलग अलग इक्वेशन होता है, तो वो इक्वेशन जो है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से सिग्नल्स ले सकते हैं और उन्हीं सिग्नल्स का इक्वेशन देखेंगे और साथ साथ उनके जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला सिग्नल है वो है आपका नॉइस इवेंट। जो पहला सिग्नल है वो है आपका नॉइस इवेंट। देखिए, नॉइस इवेंट क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैपेसिटर बैंक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपने पावर सिस्टम में, तो इसके सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इसके नॉइस इवेंट के। कैपेसिटर बैंक्स, कैपेसिटर बैंक्स आर मेन सोर्सेज ऑफ नॉइस इवेंट। सो दिस वन, सो विल सी द इक्वेशन नाउ। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा एक्स टी इक्वल टू आपका जो मेन इक्वेशन है साइन वेव का, लाइक दिस, एक्स एम साइन 2 पाई एफ नॉट टी प्लस थीटा प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टी आपका कोई सिग्नल है, ये हो गया एक्स एम, हो गया आपका मैग्नीट्यूड, एफ नॉट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, टी टाइम, थीटा कुछ फेज एंगल होगा उसके साथ, और एप्सिलॉन नॉइस, दैट इज रैंडम नॉइस। वी विल कंसिडर रैंडम नॉइस देयर। एक्स एम इज मैग्नीट्यूड, XM is magnitude, and F naught is fundamental frequency, okay, and T is nothing but time, and theta is phase angle, and epsilon is your random noise। अब देखिए एक चीज़ आएगी यहाँ पे, epsilon is your random noise। मान लीजिए कि ये आपका साइनसॉइडल वेव है, यहाँ तक ये आपका साइनसॉइडल वेव है। जो मैंने ग्राफ बनाया है ये यहाँ तक का है, यहाँ तक का कुछ फेज एंगल भी है थीटा, और उसमें आप क्या कर रहे हो, एप्सिलॉन मतलब रैंडम नॉइस ऐड कर रहे हो। तो रैंडम नॉइस क्या करेगा कि जैसे ये आपका मेन सिग्नल है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये स्पाइक्स क्रिएट कर देता है, रैंडम स्पाइक्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से ये स्पाइक्स क्रिएट कर देगा, समझ गए? मतलब जो फंडामेंटल वेव था, मतलब जो फंडामेंटल साइन वेव था, उसमें उसने क्या एडिशन किया, स्पाइक्स का एडिशन कर दिया, रैंडम स्पाइक्स का। इस तरीके से ये हो गया आपका मेन साइन वेव, उसके साथ में स्पाइक्स ऐड हो गए, ठीक है। एक बार फिर से, थीटा क्या है, फेज एंगल। अब बात आती है एप्सिलॉन की। तो IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से जो साई है उसकी वैल्यू होती है 15 डेसिबल टू 50 डेसिबल।
15 डेसिबल जो है मिनिमम वैल्यू है, 50 डेसिबल मैक्सिमम वैल्यू। तो 15 से 50 ये जो है वेरी करती है आपकी जो SNR। SNR क्या होता है, कोई भी सिग्नल में SNR होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। मतलब SNR रिप्रेजेंट दैट हाउ मच सिग्नल क्वांटिटी इज, हाउ मच नॉइस क्वांटिटी इन अ सिग्नल क्वांटिटी। मतलब किसी सिग्नल में कितना परसेंट नॉइस है, ये रिप्रेजेंट SNR करता है। तो SNR जो है वो 15 डेसिबल से 50 डेसिबल यहाँ पे वेरी कर रहा है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो आप समझ सकते हो इसको। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट नॉइस इवेंट। नाउ विल लुक फॉर अदर। अभी बात करेंगे अपन हार्मोनिक इवेंट की। तो सब कुछ देखेंगे हार्मोनिक इवेंट के बारे में। हार्मोनिक इवेंट सोर्स क्या है इसके, यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अपरेटस, यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस। इसके सोर्सेस क्या हैं हार्मोनिक्स के, यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस लाइक रेक्टिफायर, इन्वर्टर एंड ऑल। तो पावर सिस्टम में हम जो है बस वी कंसिडर ओनली multiple of third harmonics, means we consider only odd harmonics, odd harmonics. This is why, because now people will ask me why we don't use second harmonics. So the reason is second harmonics have symmetry, and if you are going to find spectrum, DFT spectrum of second harmonics, it can be neglected. Symmetry means like this. This is x-axis and this is y-axis. So symmetry across x-axis, if any signal has symmetry, definitely the second harmonics can be neglected. So the sources of harmonics are use of power electronic apparatus. So in xt, what we consider xm sine 2 pi f naught into t plus summation of k equal to 1 not 1 3 to 21 summation of k equal to 3 to 21 xk sine 2 pi f naught into kt plus phi theta plus theta. So here what is happening, we are adding some harmonics with your fundamental signal. So here xm is magnitude again, f naught is fundamental frequency, that is 50 Hz, theta is phase angle, theta is phase angle. The extra thing is here xk, that is magnitude of your harmonic, and f naught into k means for third harmonics 3 into f naught, 3 will be multiplied with the fundamental harmonic, fundamental frequency. For fifth harmonic 5 will be multiplied with fundamental frequency. So like this it varies according to what you call that, your level of harmonics. So in power system the xk value varies from 1.33% to 5% of fundamental. Means for
for third harmonics. Like what is happening for third harmonic, the xk is varying from 1.33% to 5%, 1.33% minimum and 5% maximum for third harmonic. So accordingly you can vary for fifth harmonic and seventh harmonics also. So like this it happens. And now looking for so I guess this is all for third harmonic event. Hope you understood this. Now we'll look for ramp event. Now we'll go for ramp event. In last class what I told you, the occurrence of ramp event is because of frequency changes. Okay, I will tell you once again why the ramp event, change occurs in a power system. So another thing is your ramp event. Another thing is ramp event. So its sources are frequency variations. As the load changes continuously, the frequency also changes because of to meet the demands. If you look at this value, what do you call that? Regulation factor. In any power system, regulation factor is there, means megawatt per hertz. Its unit is megawatt per hertz. So for some amount of power demand, the frequency changes. Like what happens if your regulation factor is 0.2. If your regulation factor is 0.2, so for 1 megawatt power, 0.2%, 0.2 hertz will change. Means if your frequency is 50 hertz, so it will vary from 49.8 to 50.2. The frequency will vary from 49.8 to 50.2 if your regulation factor is 0.2. So for sudden change of loads, the frequency will also change, and it takes the identity of ramp event. For some time your frequency varies like this. Your frequency follows this type of curve for some time being. And if you talk about the equation, so its equation I will tell you. Its equation is xm sine 2 pi f naught t plus pi rf t square, pi rf t square, and plus theta also. So we are adding pi rf t square with your frequency term. With your frequency term, we are adding that value. Understood? So we are adding something with the frequency, and it is taking the shape of ramp. Assume we have any cycle here, 0.0 to 0.02. For this time being, the frequency is changing very rapidly. So this is your ramp event. So as per IEEE standard, ramp event, the ramp constant, this value RF can be either plus 1 hertz or minus 1 hertz. Means your frequency may vary from 49 hertz to 51 hertz as per IEEE standard for ramp event.
Hope you understood up to this points. So I'm how much time it is? It's almost 15 minutes, and in next lecture I will cover some more signals, and we'll learn something more. So thank you so much. Thank you so much for your patience and watching. Thank you so much for watching my video. Thank you so much.